हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में। ये जो होता है आपका ये क्वालिफाइड सब्जेक्ट होता है, तो इसमें आपको मतलब क्वालिफाई करना नेसेसरी होता है। देखिए कुछ कॉलेजेस होते हैं जो इस वाले सब्जेक्ट को बिल्कुल पढ़ाते ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देते। स्टूडेंट जाते हैं पेपर में, वो देखते हैं फिर ये कौन सा सब्जेक्ट है, और ये इसका डेटा, इसके मॉडल वगैरह भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैंने उसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए एक पूरी इसकी सीरीज तैयार कर ली है। मैं आपको इसमें 6 यूनिट हैं, 6 की 6 यूनिट कवर करा दूंगा। आप अगर मेरी 6 वीडियो देख लेते हैं, बाद में मैं इसकी एक कंबाइंड वीडियो भी बना दूंगा। तो अगर आप ये वीडियो सारी देख लेते हैं तो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज का पेपर जो है उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, आपका ये क्लियर हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे फर्स्ट यूनिट है इसकी द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज: environmental studies is the study of the relationship between humans and their environment. It examines how nature resources like air, water, and soil interact with human activities and how these interactions affect the planet. तो देखिए आप, क्या आप सोचते हैं कि अगर जो हम पानी, हवा, जमीन का उपयोग करते हैं वो हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगा? तो ये एक सब्जेक्ट है जो सिखाता है कि इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता क्या है और हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे संभाल सकते हैं। फिर आते हैं स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इज वास्ट एंड इंक्लूड वेरियस सच एज नेचुरल रिसोर्स conservations, understanding the sustainable use of natural resources like forest, water and minerals. तो नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन से हम क्या समझेंगे? सोचिए अगर हम हर दिन पानी वेस्ट करें और नए जंगल काटे तो क्या हमें फ्यूचर में ये सब मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इन्वायरमेंटल स्टडी सिखाता है कि पानी और पेड़ पौधों को कैसे बचाएं। इकोलॉजिकल बैलेंस: स्टडीइंग हाउ इकोसिस्टम वर्क एंड मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजिकल बैलेंस: जब हम भेड़ बकरी ज्यादा पालते हैं और जंगल के जानवरों का शिकार करते हैं तब इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है। तो ये सब्जेक्ट समझाता है कि सभी प्राणियों की जरूरत कैसे बैलेंस की जाए। आपने अभी केस पढ़ा होगा कि हिरन मर गया तो फिर ये मतलब केस कर दिया, या कुछ जो आपने देखा होगा जो मोर है, पिकॉक, वो जो है हमारा, हम उसे मतलब पाल नहीं सकते, हम उसे मार नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उसकी ना जनसंख्या बहुत कम हो गई है, तो बैलेंस वो बिगड़ चुका है। तो ये हमें इन्वायरमेंट स्टडीज सिखाता है कि हम मतलब कैसे एक मेंटेन रखे, कोई भी जो हमारा नेचुरल प्राणी है वो खत्म ना हो। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन: आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इन एयर, वाटर एंड सॉइल। तो इसमें पॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता है कि हवा, पानी और मिट्टी में जो पॉल्यूशन होता है उसे कैसे पहचाने और उसे फिर कैसे कंट्रोल करें। और हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट: स्टडीइंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, सोशल एंड इथिक्स इश्यूज, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सॉल्विंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो पोल्यूशन कंट्रोल: जब ये फैक्ट्रीज ज्यादा धुआं छोड़ती हैं, नदियां गंदगी से भरती हैं और हम प्लास्टिक का उपयोग ज्यादा करते हैं, तब पोल्यूशन बढ़ता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज इसका सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है। तो देखो, इतना पढ़ के आप समझ गए होंगे कि इतना इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज के कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट: हमारा सबसे फर्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हेल्प इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विद कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप एक पेड़ का उदाहरण ले, अगर हम सारे पेड़ काट दें तो फ्यूचर के लिए ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिखाता है कि कैसे हम अपनी जरूरतें पूरी करें बिना फ्यूचर को नुकसान पहुंचाए। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज: टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज। जैसे हमारा नेचुरल रिसोर्सेज में क्या हो गया, पानी हो गया, तो ये सिखाता है कि कैसे इसको बचाया जाए जिससे इसका फ्यूचर में भी इस्तेमाल किया जा सके। प्रिवेंटिंग पोल्यूशन: हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द रिड्यूस पोल्यूशन एंड मिटिगेट इट्स इफेक्ट। सोचिए अगर आप पोल्यूटेड हवा में सांस लेते हैं तो क्या आप हेल्थी रहेंगे? इन्वायरमेंटल स्टडीज बताता है कि पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस करें और अपनी हेल्थ और इन्वायरमेंट को कैसे सेफ रखें। इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रमोटिंग क्लीन एयर, वाटर, सोइल एंड फॉर हेल्थियर लिविंग। ग्लोबल चैलेंजेस: एड्रेसिंग प्रेसिस इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी का महत्व बताता है। एक किसान का उदाहरण ले, अगर आप एक ही प्रकार की फसल उगाएंगे और वो खराब हो जाए तो क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी जरूरी है ताकि प्रकृति में बैलेंस बना रहे। नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस: पब्लिक अवेयरनेस इज द एसेंशियल टू एड्रेस
इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, हियर इज व्हाई। तो इस सेक्शन में हम समझेंगे कि जन जागरूकता क्यों जरूरी है। इन्फॉर्म डिसीजन, एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक बेटर चॉइसेस टू रिड्यूस देयर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। सोचिए अगर लोग समझें कि प्लास्टिक का यूज ना करना इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, तो लोग अपने घर से ही प्लास्टिक यूज बंद कर सकते हैं। Community participation, solving environmental issues require collective efforts, awareness drives community involvement. Policy influence, public pressure can encourage government to create and enforce environmental law. अगर लोग अवेयर होकर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए नई पॉलिसी लाए, तो ये सिर्फ अवेयरनेस से ही होगा। Sustainability in daily life, awareness help individual adopt eco-friendly practice like recycling and conserving water. ऐसा नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट ही करेगी, लोग हमें खुद से भी इंडिविजुअली सोचना पड़ेगा कि हम पानी कैसे बचाएं, प्लास्टिक का यूज कैसे ना करें अपनी डेली लाइफ में। प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक एजुकेशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटीज हेल्प प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये बायोडाइवर्सिटी में मतलब ये है कि मतलब हमें जागरूक होना पड़ेगा कि कौन सी स्पीसीज जो है, जैसे कि चीता, हिरन, ये मोर हैं, ये इनकी जो जनसंख्या है, इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम हो गई है। तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चिड़िया की पॉपुलेशन कम हो गई है, तो जिससे हम उनको कंजर्व कर सके, मतलब उनको बचा के रखा जा सके जिससे। तो प्रकृति और इन्वायरमेंट को संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है। छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी बचाना, पॉल्यूशन कम करना और प्रकृति से प्यार करना दुनिया को बेहतर बना सकता है। आप भी अपने घर और कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी ऐसे टॉपिक्स समझिए। तो ये थे आपका फर्स्ट यूनिट इन्वायरमेंटल स्टडीज की। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। एक दो बार आप देख लीजिएगा, आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आप एग्जाम में बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से लिख के आएंगे। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एकदम। और ये हमारा ऐसा नहीं है कि मतलब ये कहीं काम नहीं आएगा या फिर कहीं एक जगह ही काम आएगा। ये आपका काम पूरी लाइफ में आएगा। जब से आप मतलब जब तक आप इस अर्थ पर रहेंगे आपको काम आएगा ही आएगा। और ये सब्जेक्ट इसलिए क्वालिफाई किया गया है कि भाई इसको तो आपको क्वालिफाई करना ही है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके नंबर आपके कॉपी में जुड़ेंगे। ये क्वालिफाई सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये है कि इसमें आपको पास होना जरूरी है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। बातें समझ में तो आ रही होंगी ना आपको, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो समझना है, बस समझते रहना है। एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, अब और दोबारा से समझ जाएंगे अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा होगा तो। शुरू करते हैं सेकंड यूनिट, नेचुरल रिसोर्सेज। Natural resources are material provided by the nature that human use for survival and development. They are classified into two types. तो natural resources का मतलब है वो चीजें जो हमें प्रकृति से मिलती है और जिनसे हम अपने जीवन और विकास के लिए लाभ उठाते हैं। ये दो टाइप की होती हैं। सबसे फर्स्ट है रिन्यूएबल, कैन बी रिप्लेनिश्ड लाइक सनलाइट, विंड एंड वाटर। सबसे पहला इनका टाइप है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि पुनः उत्पन्न होने वाले संसाधन, जैसे सूरज की रोशनी, हवा और पानी जो हमें दोबारा मिल सकते हैं। सेकंड है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लिमिटेड इन सप्लाई लाइक कोल, ऑयल एंड मिनरल। सेकंड है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि सीमित संसाधन, जैसे तेल, ऑयल, कोयला, कोल और मिनरल्स जो खत्म होने के बाद दोबारा नहीं मिलते। तो नेचुरल रिसोर्सेज में दो टाइप के हमारे हो गए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब हम इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यूज एंड ओवर एक्सप्लोइटेशन। Forests provided timber, paper, medicine, and habitat for wildlife. Over-exploitation happens due to logging, agriculture, urbanization, and industrial development. So, forest resources यानी कि वन संसाधन, तो इसके उपयोग और अतिशोषण। जंगल हमें लकड़ी, कागज, दवाई और जीव जंतुओं के लिए घर प्रदान करते हैं, लेकिन जंगल का अत्यधिक उपयोग खेती, शहरों का विकास और उद्योगों की वजह से होता है। अब इसके अत्यधिक उपयोग से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डिफोरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, soil erosion and loss of fertility. Case study: the Amazon rainforest faces massive deforestation due to agriculture and cattle grazing. कटान से समस्याएं, सबसे फर्स्ट है इसमें जंगल काटने से जीव जंतु घर खत्म होते हैं, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, मिट्टी का उखड़न, सोइल इरोजन और उपजाऊ शक्ति खत्म होती है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन के जंगल काफी बड़े हैं, लेकिन वहां खेती और कैटल फार्मिंग के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। इससे वहां के ट्राइबल लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है।
तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन हम पेड़ लगाएं, जंगलों को सुरक्षित रखें। वाटर रिसोर्सेज यूज एंड ओवर यूटिलाइजेशन, सरफेस वाटर, रिवर, लेक एंड ग्राउंड वाटर आर एसेंशियल फॉर ड्रिंक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ओवरयूज लीड टू डिप्लीटेशन, वाटर स्कैरसिटी एंड पोल्यूशन। वाटर रिसोर्सेज यानी कि जल संसाधन, पानी जीने के लिए जरूरी है। सरफेस वाटर, रिवर्स, लेक और ग्राउंड वाटर खेती, इंडस्ट्री और पीने के लिए उपयोग होता है। लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग और पोल्यूशन से पानी की कमी होती है। प्रॉब्लम्स, फ्लड एंड ड्राउट्स कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड डिफोरेस्टेशन, बाढ़ और तूफान आते हैं डिफोरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज के कारण। वाटर कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग रिवर्स लाइक कैवरी वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया। वाटर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं रिवर्स के पानी शेयर करने को लेकर डिस्प्यूट, जैसे कैवरी रिवर का विवाद। डैम प्रोवाइडेड वाटर फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बट लीड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड चेंजेस इन इकोसिस्टम। डैम्स इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूजफुल होते हैं, लेकिन इससे लोगों का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट होता है और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है। बेनिफिट्स ऑफ डैम, रिलायबल वाटर सप्लाई एंड पावर जनरेशन, इंप्रूव एग्रीकल्चर एंड फ्लड कंट्रोल। मान लीजिए गांव में एक ही कुआं हो और एक व्यक्ति सारा पानी ले ले, तो दूसरे लोग क्या करेंगे? तो पानी को समुचित उपयोग करें और पानी को वेस्ट होने से बचाएं। यह है इसका सॉल्यूशन। सी एंड मिनरल रिसोर्सेज यूज एंड एक्सप्लोइटेशन, मिनरल, कोयल, आयरन, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम आर एसेंशियल for industry and technologies. Environmental effect, mining causes habitat destruction, air and water pollution and health hazards. Over extraction lead to resource depletion. Case study, mining in Jharkhand and Odisha has caused deforestation and pollution affecting tribal communities. खनिज जैसे लोहा, सोना, एल्यूमिनियम उद्योगों और टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है, लेकिन माइनिंग के कारण पर्यावरण का नुकसान होता है। माइनिंग से हवा और पानी प्रदूषित होते हैं। ज्यादा खनिज निकाले जाने पर रिसोर्सेज खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, झारखंड और ओडिशा में माइनिंग के कारण पेड़ काट दिए गए और वहां के ट्राइबल लोगों को नुकसान हुआ। सॉल्यूशन है रिसोर्सेज को ध्यान से सस्टेनेबल तरीके से उपयोग करें। फूड रिसोर्सेज, वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड कॉज हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज डिमांड फॉर फूड। तो वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम, दुनिया में कई जगह खाने की कमी है क्योंकि खाना बराबर तरीके से डिवाइड नहीं होता। पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है खाने की। Agriculture issue, overgrazing of livestock, damage grassland. Modern agriculture use chemical fertilizer and pesticide which harm the environment and human health. Agriculture issue, overgrazing, चारागाह का अत्यधिक उपयोग से ग्रासलैंड डैमेज हो जाते हैं। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज मिट्टी और पानी के लिए हार्मफुल होता है। अदर प्रॉब्लम, वाटर लॉगिंग, एक्सेस इरिगेशन लीड टू वाटर एक्यूमुलेशन अफेक्टिंग क्रॉप ग्रोथ। वाटर लॉगिंग, ज्यादा इरिगेशन के कारण पानी जमा हो जाता है और फसल खराब हो जाती है। सैलिनिटी, ओवर इरिगेशन लीव साल्ट डिपॉजिट इन सोइल रिडक्टिंग फर्टिलिटीज। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्रीज फूड प्रोडक्शन बट कॉज सोइल डिग्रेडेशन एंड वाटर पॉल्यूशन। सैलिनिटी, ज्यादा पानी देने से मिट्टी नमक जमा हो जाता है जो खेती के लिए खराब है। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने फूड प्रोडक्शन तो बढ़ाया लेकिन मिट्टी और पानी पॉल्यूटेड कर दिया। सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और बैलेंस तरीके से फर्टिलाइजर का उपयोग करें। एनर्जी रिसोर्सेज, ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव इंक्रीज डिमांड फॉर एनर्जी। टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल एंड बायोमास एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी। एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन। ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, बढ़ते ऊर्जा की जरूरत। शहरों और इंडस्ट्री के विकास के कारण ऊर्जा की डिमांड बढ़ रही है। टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, सबसे फर्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि पुनः उत्पन्न होने वाले, जैसे कि सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल, जो सीमित हो, दोबारा से उनका यूज ना किया जा सके, जैसे कि कोयल, ऑयल और न्यूक्लियर एनर्जी। प्रॉब्लम ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, लिमिटेड सप्लाई एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन एंड यूज। Alternate energy sources, solar panel and wind turbine provide clean energy. Case study, solar energy project in Rajasthan, India have reduced reliance on coal power. Problem of non-renewable energy, ये pollution और climate change के कारण बनते हैं। इनका solution है renewable energy जैसे solar, wind और energy का उपयोग करें। राजस्थान के सोलर प्रोजेक्ट में environmental friendly energy प्रदान की है। Land resources, land is used for agriculture, housing, industries and forest. Problem, land degradation, overuse lead to loss of fertility, landslides,
triggered by deforestation and constructions on unstable slope. लैंड रिसोर्सेज भूमि संसाधन। लैंड एज ए रिसोर्सेज भूमि का महत्व। भूमि खेती मकान और इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। प्रॉब्लम लैंड डिग्रेडेशन, ज्यादा उपयोग से मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है। लैंडस्लाइड, डिफोरेस्टेशन और कंस्ट्रक्शन से। सोइल इरोशन कॉज बाय विंड water and farming practice. Desertification, fertile land become desert due to overgrazing and deforestation. Soil erosion, मिट्टी हवा और पानी के कारण धुल जाती है। डिसर्टिफिकेशन, पेड़ पौधों की कमी के कारण उपजाऊ जमीन रिजिड बन जाती है। तो इसका सॉल्यूशन है सोइल कंजर्वेशन टेक्निक जैसे टेरेस फार्मिंग और एफोरेस्टेशन करें। रोल ऑफ इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। Save electricity and water, turn off unused light, fans and taps, plant tree, participate in afforestation and tree plantation drives, recycle and reuse, use items like paper, plastic and glass responsibly, adopt eco-friendly practice, use public transport, carpool and cycle to reduce fuel consumption. तो इंडिविजुअल का रोल क्या है नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए? सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी और पानी वेस्ट ना करे, हर व्यक्ति अनयूज लाइट और टेप्स को बंद कर दे। सेकंड है पेड़ लगाए, ट्री प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले। थर्ड है रिसाइकल और रीयूज, प्लास्टिक और पेपर का रेस्पॉन्सिबल यूज करें। फोर्थ है इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिलिंग का यूज करें। ओवर वेस्टेज अवॉइड करें रिसोर्सेज का, जैसे कि जमीन पानी। अगर हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए और लाइट बंद करे तो कितनी एनर्जी और इन्वायरमेंट बचेगा। इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, एंश्योर रिसोर्सेज आर शेयर्ड इक्वली अमंग द ऑल पीपल एंड रीजन। Example, avoid overusing resources like water in urban areas while rural areas face scarcity. Equal use of resources for sustainable life. सबसे पहला है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि समुचित वितरण। रिसोर्सेज को बराबर वितरण करें। गांव के एरिया में ज्यादा पानी वेस्ट न करें जब शहर के एरिया पानी की कमी से जूझ रहे हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिस, यूज रिसोर्सेज इन वे that they last for future generation. Example, switching to renewable energy resources like solar and wind power. सस्टेनेबल प्रैक्टिस, रिसोर्सेज को ऐसे उपयोग करें जैसे फ्यूचर में भी हम इनको यूज कर सके, ये फ्यूचर में भी अवेलेबल रह सके। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, टेक कम्युनिटीज अबाउट देयर इंपोर्टेशन ऑफ कंजर्वेशन। एग्जांपल, अवेयरनेस कैंपेन अबाउट सेविंग वाटर एंड रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज। एजुकेशन और अवेयरनेस, लोगों को रिसोर्सेज के महत्व और उनका ध्यान रखने के लिए तरीके समझाएं। By adopting sustainable lifestyle and conserving natural resources, we can ensure a healthier planet for ourselves and future generation. तो छोटे छोटे कदमों जैसे पानी और बिजली को बचाना, पेड़ लगाना और रिसोर्सेज का समुचित उपयोग करना एक बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। अगर हर इंसान अपने योगदान को दे तो हम अपनी धरती और प्रकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी सेकंड यूनिट खत्म होती है। शुरू करते हैं यूनिट थर्ड, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिक तंत्र। An ecosystem is a community of living organisms, plants, animals, and microbes interacting with each other and their non-living environment, air, water, soil, and sunlight. तो पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक पेड़ पौधे जीव जंतु और नॉन लिविंग एलिमेंट जैसे कि हवा पानी मिट्टी सूरज की रोशनी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और बैलेंस बनाते हैं। अब इनके बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। डेफिनेशन, एन इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट टू मेंटेन बैलेंस। एग्जांपल, ए पॉन्ड, ए फॉरेस्ट, ए डिजर्ट और एन ओकेन। इकोसिस्टम का मतलब है एक ऐसी नेचुरल यूनिट जहां लिविंग बायोटिक और नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पॉन्ड या फॉरेस्ट या डेजर्ट एक इकोसिस्टम हो सकता है। सेकंड है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। दीज इकोसिस्टम कंसिस्ट टू मेन कंपोनेंट्स। फर्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग थिंग्स। प्रोड्यूसर, प्लांट्स एंड एल्गी दैट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेटिक। कंज्यूमर, एनिमल दैट कंज्यूम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। Decomposer, fungi and bacteria that break down the dead organism and recycle nutrients. तो स्ट्रक्चर में इकोसिस्टम में दो पार्ट से मिलकर बना होती है। सबसे पहला होता है इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि पेड़ पौधे जीव जंतु या फंगी या बैक्टीरिया, और सेकंड होता है एबायोटिक कंपोनेंट
नॉन लिविंग थिंग्स, सनलाइट, वाटर, एयर, सोइल, टेम्परेचर एंड मिनरल्स, ये सब आते हैं एबायोटिक में। अब पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो, the transfer of energy from the sun to produce and then to consumer and decomposer. Nutrient cycle, the cycle of nutrients like carbon, nitrogen and phosphorus through biotic and abiotic components. Regulation, maintaining balance by controlling population and resources. तो फंक्शन होती है एनर्जी ट्रांसफर, ऊर्जा का संचार। सेकंड नंबर पे होती है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, पोषक तत्वों का चक्कर। थर्ड होती है बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म, जीवों के बीच संतुलन। प्रोड्यूसर के बारे में जानते हैं, इसको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस देयर own food using sunlight, water and carbon dioxide through photosynthesis. Example, grass, tree and photophacons. तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, जैसे कि पेड़ पौधे और एल्गी। सेकंड नंबर पे आते हैं कंज्यूमर, हेटरोट्रोप्स, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर और अदर कंज्यूमर फॉर फूड। टाइप होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बोवाइट्स, ईट प्लांट्स, एग्जांपल डियर, काउ। सेकेंडरी कंज्यूमर, कार्निवोर, ईट हर्बोवाइट्स, एग्जांपल फ्रॉग्स, फॉक्स। टेरिटरी कंज्यूमर, टॉप carnivores, eat other carnivores, example lion, eagle. Omnivores, eat both plants and animal, example human and bears. तो जो कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता, जो ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, इसके प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी कंज्यूमर, इन्हें हर्बोवाइज बोलते हैं, ग्रेजिंग एनिमल लाइक डियर। सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस, जो मीट खाते हैं जैसे कि शेर। टेरिटरी कंज्यूमर्स, टॉप प्रेडेटर्स लाइक टाइगर। फिर आते हैं थर्ड नंबर पे डिकम्पोजर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंस, एग्जांपल मशरूम, अर्थवॉर्म्स। डिकम्पोजर यानी कि जो ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट्स और एनिमल को तोड़ते हैं और न्यूट्रिएंट सोल में वापस ला देते हैं, जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया। एनर्जी फ्लो इन यूनिडायरेक्शनल मैनर्स, वन वे फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर देन टू कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। At each step, energy is lost as heat, which means only a fraction of energy is passed to the next level. The flow of energy followed 10% rule, only 10% of energy is transferred to the next trophic level. इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो एक डायरेक्शन में होता है। सबसे पहले सन की एनर्जी प्रोड्यूसर में जाती है, फिर कंज्यूमर में जाती है, फिर सबसे बाद में डिकम्पोजर में जाती है। तो एनर्जी का मेजर सोर्स सन है। प्लांट सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और फूड बनाते हैं, जिसे फोटोसिंथेटिक बोलते हैं। ये एनर्जी हर्बोवाइट्स और फिर कार्नोवाइट्स में ट्रांसफर होती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन definition, the natural process by which ecosystem change over time leading to the development of stable community. Types, primary succession occur on barrier lands with no soil, example after volcanic eruption. Secondary succession occur in areas where disturbance, example fire has destroyed an existing community but soil remain. इकोलॉजिकल सक्सेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एक एरिया का इकोसिस्टम धीरे धीरे बदलकर एक नए इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, एक बंजर भूमि में पहले ग्रासेस उगती हैं, फिर स्क्रब और आखिर में बड़े पेड़ हो जाते हैं। फूड चैन, फूड वेब्स एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सबसे पहला फूड चैन, ए सिंपल सीक्वेंस ऑफ शोइंग हाउ एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू एन अदर। एग्जाम्पल, ग्रास, ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। फूड चेन एक लीनियर प्रोसेस है जिसमें एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में ट्रांसफर होती है। एग्जाम्पल, ग्रास को ग्रासहोपर खाता है, ग्रासहोपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल। सेकंड, फूड वेब, ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरेक्टेड फूड चेन शोइंग मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, इन ए फॉरेस्ट ए डियर मे बी ईटन बाय बोथ लायन एंड टाइगर, फॉर्मिंग लाइक वेब स्ट्रक्चर। फूड वेब यानी कि मल्टीपल फूड चेन का एक नेटवर्क जो इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप को दिखाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी, बायोमास और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल। टाइप्स, pyramid of energy, show energy flow always upright. Pyramids of biomass show total living matters usually upright.
pyramid of numbers, so the number of organism can be upright or inverted. इकोलॉजिकल पिरामिड एनर्जी, बायोमास और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इसमें सबसे फर्स्ट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इंट्रोडक्शन, ए लार्ज एरिया dominated by trees, scrub and diverse species. Characterized features, high biodiversity, close canopy, rich soil, nutrients. Structure, producer, trees, example oak, pine, scrub, mosses. Consumer, herbivores, deer, insect, carnivores, tiger, snake. Decomposer, fungi and bacteria. Function, provide oxygen, regulate climate and maintain soil fertility. Forest ecosystem एक घना इलाका होता है जहां पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर एक साथ सिस्टम बनाते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या है? जैसे कि घनी वनस्पति, प्राणियों और पौधों की अतिक विविधता, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन संतुलन को बनाए रखता है। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, प्रोड्यूसर होते हैं पेड़ पौधे जैसे नीम, साल और गुलमोहर। कंज्यूमर, हर्बोवाइज जैसे हिरन, कार्निवोर्स जैसे शेर और ओमनिवोर्स जैसे भालू। डिकम्पोजर, फंगी और बैक्टीरिया सूख गए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के शरीर को तोड़ते हैं। और फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन का उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करना, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखना, जलवायु को नियमित करना। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ओपन एरियाज डोमिनेटेड बाय ग्रास, फ्यू ट्रीज एंड स्क्रब। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, घास का मैदान, ये एक ऐसे खुले इलाके होते हैं जहां घास अत्यधिक होती है और पेड़ पौधे कम होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, मॉडरेट रेनफॉल, फर्टिलाइज सॉइल एंड ग्रेजिंग एनिमल। यहाँ एक मध्यम वर्षा होती है और जानवरों के चरने के लिए उपयुक्त है ये भूमि। स्ट्रक्चर, प्रोड्यूसर, ग्रासेस, स्मॉल स्क्रब। प्रोड्यूसर होते हैं घास जैसे एलिफेंट ग्रास और छोटी बेलन। कंज्यूमर, हर्बोवाइव्स, बीसन, जेब्रा, कार्निवोर्स, वोल्स, हार्क्स। डिकम्पोजर, अर्थवर्म, फंगी। फंक्शन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड सपोर्ट ग्रेजिंग एनिमल। संरचना, प्रोड्यूसर घास जैसे एलिफेंट ग्रास और छोटी बेलन। कंज्यूमर, हर्बोवाइव्स जैसे गाय और खरगोश। कार्निवोर्स जैसे कि लोमड़ी और भेड़िया। डिकम्पोजर, फंगी और बैक्टीरिया जो मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? सोइल इरोजन को रोकते हैं और चारागाह प्राणियों के लिए आवश्यक है। डेजर्ट इकोसिस्टम। इंट्रोडक्शन, ड्राई रीजन विद लो रेनफॉल एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो रेगिस्तान वह जगह होती है जहां भूमि शुष्क होती है और बारिश बहुत कम होती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, स्पार्स वेजिटेरियन, सैंडी सॉइल एंड अडेप्टिव ऑर्गेनिज्म। इसकी विशेषताएं होती है यहाँ बारिश बहुत कम होती है, दिन में गर्मी होती है और रात को ठंड होती है। स्ट्रक्चर, प्रोड्यूसर कैक्टी, स्मॉल स्क्रब। कंज्यूमर, कैमल, लिजार्ड, स्कॉर्पियन। डिकम्पोजर, बैक्टीरिया, फंगी। प्रोड्यूसर, कैक्टस, केकर और रेत के पौधे। कंज्यूमर क्या होते हैं? ओंट, सांप और छिपकली। डिकम्पोजर, बैक्टीरिया और फंगी जो सैंड और मिट्टी में उपयोगी तत्वों को बढ़ाते हैं। फंक्शन, सपोर्ट ड्रोट रेजिस्टेंट स्पीसीज एंड कंजर्व वाटर। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाए रखते हैं, डेजर्टिफिकेशन को रोकते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इन वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड, लेक, रिवर एंड ओशियन। ये उन सभी इकोसिस्टम को दर्शाता है जो पानी पर आधारित होते हैं जैसे कि तालाब, नदियां और समुद्र। टाइप, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम एंड रिवर। मैरीन इकोसिस्टम, ओशियन एंड एस्टुअरीज। तो टाइप में देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं पॉन्ड्स। पॉन्ड इकोसिस्टम छोटी जलाशय जहां पेड़ पौधे जैसे कमल और जीव जंतु जैसे मछली और मेंढक मिलते हैं। रिवर इकोसिस्टम, नदी, बहते हुए पानी जैसे गंगा और यमुना जहां मछलियां और कछुए मिलते हैं। ओशियन इकोसिस्टम, समुद्र, बड़े नमकीन जलाशय जैसे कि अरेबियन सी जहां शार्क, डॉल्फिन और कोरल रेफर्स पाए जाते हैं। एथरी, अंतः खत बोलते हैं, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं और न्यूट्रिएंट और बायोडायवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। स्ट्रक्चर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। इसमें भी प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं मछलियां, समुद्री पक्षी और कछुए। डिकम्पोजर होते हैं बैक्टीरिया और फंगी। तो डिकम्पोजर तो हमारे सब में ही सेम से थे, बैक्टीरिया और फंगी। फंक्शन होता है इसका रेगुलेट क्लाइमेट, प्रोवाइड फूड एंड सपोर्ट एक्वेटिक लाइफ। क्रिया, जीवन के लिए पानी और भोजन प्रदान करना, पृथ्वी के टेम्परेचर को नियमित करना। तो कुल मिला के इकोसिस्टम का एक अध्ययन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका संरक्षण कर सके और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट का निर्माण हो सके। शुरू करते हैं आपकी 4th यूनिट, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of the life on earth
including plants, animal, microorganism and ecosystem. It can be categorized into three types. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रकृति की विविधता, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम के रूप में होती है। बायोडाइवर्सिटी को तीन प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी, वेरिएशन इन जीन्स विद इन ए स्पीसीज। एग्जाम्पल डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स और राइस वेरिएंट, जैसे कि किसी एक स्पीसीज के अंदर जीन का अंतर। एग्जाम्पल अलग अलग डॉग की ब्रीड्स या फिर चावल की वैरायटी। सेकंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी, द वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन ए रीजन। एग्जाम्पल टाइगर, एलिफेंट्स एंड बर्ड्स इन इंडिया। स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक एरिया में अलग अलग स्पीसीज का होना, जैसे कि इंडिया में टाइगर, एलिफेंट्स और बर्ड का होना। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, different type of ecosystem like forest, desert, river and wetlands. Ecosystem diversity, अलग अलग प्रकृति की इकोसिस्टम जैसे कि फॉरेस्ट, डिजर्ट, रिवर और वेटलैंड्स। बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया हैज डिवाइडेड इनटू 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन बेस्ड ऑन क्लाइमेट, सोइल एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इंडिया को 10 बायोलॉजिकल रीजन में डिवाइड किया गया है, जो कि क्लाइमेट, सोइल और बायोडाइवर्सिटी पर आधारित है। इसमें सबसे फर्स्ट है ट्रांस हिमालय, सेकंड है हिमालय, थर्ड है डेजर्ट, सेमी एरिड जोन, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, गैंगटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, आइसलैंड, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, एंड लास्ट है कोस्टल जोन। ईच रीजन हैज यूनिक फ्लोर, फौना एंड इकोसिस्टम। हर एक रीजन की अपनी अलग पेड़ पौधे, जानवर और इकोसिस्टम होते हैं। वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड हैज वेरियस वैल्यूज। बायोडाइवर्सिटी इंसानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है और इसका अलग अलग महत्व होता है। सबसे फर्स्ट हो गया हमारा कंजप्टिव यूज, रिसोर्सेज वी यूज डायरेक्टली लाइक फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन, हर्ब्स एंड फ्यूल वुड्स। कंजप्टिव यूज, डायरेक्ट रिसोर्सेज को जो हम यूज करते हैं, जैसे कि खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल, दवाइयाँ, हर्ब्स और फ्यूल, लकड़ी। सेकंड है प्रोडक्टिव यूज, रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस गुड्स लाइक टिम्बर, कॉटन एंड फिशेज। सोशल वैल्यू, कल्चर एंड रिलीजन सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जांपल स्केट ग्रोव्स, काव इन हिंदू कल्चर। इथिकल वैल्यू, every species has a right to exist and we have a moral duty to protect them. Artistic value, the beauty of nature, forest, waterfalls, wildlife, enrich human life and promote tourism. Second है productive use, resources जो हम goods बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि timber, cotton और fisheries. Social value, culture और religion महत्व, example skate groves और काव का हिंदू धर्म में महत्व। Ethical value, हर species को जीने का अधिकार है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। एस्थेटिक वैल्यू, प्रकृति की सुंदरता, फॉरेस्ट, वाटरफॉल, वाइल्ड लाइफ हमें सुकून देते हैं और टूरिज्म बढ़ाते हैं। सिक्स्थ है ऑप्शन वैल्यू, प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस एंड पोटेंशियल यूज। एग्जांपल अनडिस्कवर्ड मेडिसिन प्लांट्स। ऑप्शन वैल्यू, फ्यूचर जनरेशन के लिए बायोडाइवर्सिटी को संभालना और नए उपयोगों की संभावना। एग्जांपल अनडिस्कवर्ड मेडिसिन प्लांट। बायोडाइवर्सिटी एट ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल। ग्लोबल लेवल, द अर्थ हैज ओवर 8 million species, but there are many at risk extinction due to human activities. National level, India is one of the richest countries in biodiversity with 7 to 8% of all recorded species. Global level, पृथ्वी पर लगभग 8 मिलियन स्पीसीज हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बहुत सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, यानी कि गायब होने की कगार पर है। नेशनल लेवल, इंडिया बायोडाइवर्सिटी के मामले में एक समृद्ध देश है जिसमें 7 से 8% रिकॉर्डेड स्पीसीज हैं। लोकल लेवल, स्मॉल रीजन लाइक ए फॉरेस्ट, लेक और विलेज हैव यूनिक बायोडाइवर्सिटी ऑफ्टन वाइटल फॉर लोकल कम्युनिटीज। लोकल लेवल, छोटे रिलीजन जैसे कि फॉरेस्ट, लेक या गांव में अपनी यूनिक बायोडाइवर्सिटी होती है जो लोकल कम्युनिटी के लिए जरूरी होती है। इंडिया एज ए मेगा डाइवर्सिटी नेशन, इंडिया इज वन ऑफ द 7 मेगा डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज इट हैज अराउंड 45,000 स्पीसीज एंड प्लांट्स एंड 91,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल। इंडिया दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है क्योंकि यहाँ लगभग 45,000 प्लांट्स और 51,000 जीव जंतु पाए जाते हैं। द कंट्री हैज डाइवर्स इकोसिस्टम इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, वेटलैंड, डेजर्ट एंड माउंटेन। इंडिया यूनिक क्लाइमेट जोन एंड जियोग्राफिकल फीचर्स सपोर्ट रिच बायोडाइवर्सिटी। इंडिया के डाइवर्स इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट, वेटलैंड, डेजर्ट और माउंटेन को सपोर्ट करते हैं। यूनिक क्लाइमेट जोन और जियोग्राफिकल फीचर की वजह से रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट आर रीजन विद हाई बायोडाइवर्सिटी बट आर अंडर थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। हॉटस्पॉट वही रीजन होते हैं जहां बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा होती है लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण खतरे में है। इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इंडिया के 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं
फर्स्ट है हिमालय, सेकंड है वेस्टर्न घाट्स, थर्ड है इंडो बर्मा रीजन, फोर्थ है सुंदरवन निकोबार आइसलैंड। दिस रीजन हैव मैनी एंडेमिक स्पीसीज फाउंड नाउ वेयर एल्स। इस रीजन में बहुत से एंडेमिक स्पीसीज हैं जो सिर्फ वहीं पाई जाती हैं या मिलती हैं। थ्रेट ऑफ टू बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट लॉस, डिफोरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर reduce nature habitats, poaching of wildlife, illegal hunting of animal for their skin, horns and tusks, etc. Tiger, rhinos, man-wildlife conflict, human activities near forest lead to conflict with wildlife. Example, elephant damaging crop. Threat to biodiversity, सबसे फर्स्ट है habitat loss, डिफोरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चर के कारण नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रही है। सेकंड है पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, इलीगल हंटिंग के कारण एनिमल के नंबर घट रहे हैं और टाइगर और राइनो का शिकार इसका एग्जाम्पल है। थर्ड है मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वाइल्ड लाइफ और इंसानों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। एग्जाम्पल, एलिफेंट के खेतों को नुकसान पहुंचाना। एंडेंजर एंड एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया, एंडेंजर स्पीसीज, स्पीसीज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू हैबिटेट लॉस, हंटिंग और इन्वायरमेंटल चेंजेस। एग्जाम्पल, बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गैगनेटिक डॉल्फिन। एंडेंजर स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जो एक्सटिंक्शन के खतरे में है और हैबिटेट लॉस, हंटिंग या एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण ये गायब होती जा रही हैं। एग्जांपल, बंगाली टाइगर, एशियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गैगनेटिक डॉल्फिन। एंडेमिक स्पीसीज, स्पीसीज फाउंड ओनली इन ए स्पेसिफिक रीजन एंड नाउ वेयर एल्स। एग्जांपल, नीलगिरी ताहिर, लायन टेल्ड मैक्यू, मालाबार सिविट। एंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन में पाई जाती हैं और कहीं नहीं, जैसे कि नीलगिरी ताहिर। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए जरूरी है। फर्स्ट है इन सिटू कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन, protecting species in their natural habitat. Example, national park, protect areas for wildlife. Example, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इन सीटू कंजर्वेशन यानी कि ऑन साइट कंजर्वेशन स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करता है। एग्जांपल, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एरिया टू प्रोटेक्ट स्पीसीज एनिमल। एग्जांपल, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरियाज दैट कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज। एग्जांपल, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। Scared groves, forest areas preserved due to religious belief. Wildlife sanctuaries, specific animal के लिए protect area. Example, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व, बड़े एरियाज और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं और सस्टेनेबल यूज प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। लास्ट है स्केर्ड ग्रोव्स, रिलीजन बिलीफ के कारण कंजर्व फॉरेस्ट एरियाज। सेकंड है एक्स सिटू कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन, प्रोटेक्टिंग स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल, जू फॉर ब्रीडिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल। बोटेनिकल गार्डन फॉर कंजर्विंग प्लांट्स एंड स्पीसीज। सीड बैंक, स्टोरिंग सीड्स ऑफ रेयर प्लांट्स फॉर फ्यूचर यूज। जीन बैंक, स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल, जू एनिमल को ब्रीड और प्रिजर्व करने के लिए। बोटेनिकल गार्डन, प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए। सीड बैंक, रेयर प्लांट्स के सीड फ्यूचर के लिए स्टोर करना। जीन बैंक, प्लांट्स और एनिमल का जेनेटिक मटेरियल स्टोर करना। इन कंक्लूजन, बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकल बैलेंस और ह्यूमन वेलबीइंग के लिए जरूरी है। इसकी रक्षा करना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। गवर्नमेंट और इंडिविजुअल की एफर्ट से हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और पृथ्वी की विविधता को बनाए रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं यूनिट 5, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट है इसमें डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस और contaminants into the environment, causing adverse effect on living organism and ecosystem. It can occur in air, water, soil and other parts of environment. तो pollution यानी कि प्रदूषण की परिभाषा है। pollution का मतलब है ऐसे harmful substance या कंटेमिनेंट्स का इन्वायरमेंट में आ जाना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये हवा, पानी और मिट्टी और दूसरे इन्वायरमेंटल एलिमेंट को प्रभावित करता है। सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं हम एयर पोल्यूशन के बारे में। इसके कॉजेज देखते हैं। कॉजेज फर्स्ट है इमिशन फ्रॉम व्हीकल एंड इंडस्ट्री, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल, रिलीज
of harmful gases, example carbon dioxide, sulfur and dioxide. Deforestation and agriculture, methane from livestock, व्हीकल और इंडस्ट्री से निकलने वाले इमिशन, कोयल और ऑयल जैसे फॉसिल फ्यूल का जलना, हार्मफुल गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का रिलीज होना, डिफोरेस्टेशन और एग्रीकल्चर से मीथेन का निकलना। इफेक्ट है इसके रेस्पिरेटरी डिसीज लाइक अस्थमा एंड ब्रोंचिस, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, acid rain which harms crop and aquatic life, ozone layer depletion, increasing UV radiation। इसके इफेक्ट हैं अस्थमा और ब्रोंचिस जैसी सांस लेने वाली बीमारियां होना, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट में चेंज आना, एसिड रेन जो फसल और पानी के जीवन को नुकसान पहुंचाती है, ओजोन लेयर डिप्लेशन जो यूवी रेडिएशन बढ़ाता है। हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यूज ऑफ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर, इंस्टॉलिंग एयर फिल्टर इन इंडस्ट्रीज, प्रमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूलिंग, प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। सोलर और विंड जैसे क्लीन एनर्जी सोर्सेज का यूज करें, इंडस्ट्री में एयर फिल्टर लगाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल का प्रमोशन करें, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने के लिए पेड़ लगाएं। वाटर पोल्यूशन कॉजेज, डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सेवेज वाटर into water bodies, agriculture runoff containing fertilizer and pesticides, oil spill in ocean and rivers, dumping of plastic and other non biodegradable wastage। water pollution के causes इंडस्ट्रियल और सेवेज वेस्ट का रिवर और लेक्स में डिस्चार्ज, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का रन ऑफ, ऑयल स्पिल ओकेन और रिवर में, प्लास्टिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डंपिंग। इसके इफेक्ट है कंटेमाइनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, डेड ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल, वाटरबोर्न डिजीज लाइक क्लोरेरा एंड टाइफाइड, डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स का कंटेमिनेटेड होना, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल की डेथ, वाटरबोर्न डिसीज जैसे कि क्लोरेरा और टाइफाइड होना, एक्वेटिक इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन हो जाना। कंट्रोल मेजर्स, ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्टेज बिफोर डिस्चार्जिंग इट ऑन इनटू वाटर बॉडीज, यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड टू रिड्यूस केमिकल रन ऑफ, क्लीनिंग रिवर्स एंड लेक्स थ्रू गवर्नमेंट इनिशिएटिव, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज एंड प्रमोटिंग रिसाइकलिंग। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसको? इंडस्ट्रियल वेस्टेज को ट्रीट करने के बाद ही वाटर में डिस्चार्ज करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड का यूज करें, गवर्नमेंट इनिशिएटिव से रिवर्स और लेक्स की सफाई, प्लास्टिक यूज कम करे और रिसाइकलिंग प्रमोट करे। सॉइल पोल्यूशन कॉजेज, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, improper disposal of industrial and urban waste, deforestation and mining activities, leakage of hazardous chemical and oil spills। soil pollution यानी कि मृदा पोल्यूशन कैसे होता है? केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का ओवर यूज करने से होता है, इंडस्ट्रियल और अर्बन वेस्ट का गलत डिस्पोजल करने से होता है, डिफोरेस्टेशन और माइनिंग एक्टिविटीज से होता है, हैजार्डियस केमिकल का लीकेज और ऑयल स्पिल्स करने से होता है। क्या क्या इफेक्ट होते हैं इसके? लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कंटेमाइनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड ग्राउंड वाटर, harm to soil organism like earthworms, desertification of fertile lands, soil fertility और agriculture productivity का loss, crop और ground water का contaminated होना, earthworm जैसे soil organism को नुकसान पहुंचाता है, fertile land का desert में बदल जाना। Control measures, promoting organic farming and composting, recycling and proper disposal of waste, reforestation to prevent soil erosion, reducing इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज एंड यूजिंग इको फ्रेंडली केमिकल्स। कंट्रोल मेजर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग और कंपोस्टिंग का प्रमोशन, वेस्ट का रिसाइकलिंग और प्रॉपर डिस्पोजल, सोइल इरोजन रोकने के लिए रिफॉरेस्टेशन, इको फ्रेंडली केमिकल का यूज और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज कम करना। नेक्स्ट है मरीन पॉल्यूशन कॉजेज, ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप एंड रिग्स, डंपिंग ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल वेस्ट इनटू ओकेन, रन ऑफ एग्रीकल्चर केमिकल इनटू सीज, untreated sewage disposal into coastal areas causes, शिप और रिग से ऑयल स्पिल्स, प्लास्टिक और केमिकल वेस्टेज ओकेन में डंपिंग, एग्रीकल्चर केमिकलों का रन ऑफ, कोस्टल एरियाज में अनट्रीटेड सेवेज का डिस्पोजल। इफेक्ट है डेथ ऑफ मरीन लाइफ ड्यू टू टॉक्सिन एंड प्लास्टिक्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रील्स एंड मरीन इकोसिस्टम, कंटेमिनेशन ऑफ सी फूड्स विद हार्मफुल सब्सटेंस, डिस्टर्बेंस ऑफ फूड चेन इन ओशियन। इफेक्ट मरीन लाइफ की डेथ टॉक्सिन्स और प्लास्टिक की वजह से, कोरल रीफ्स और मरीन इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन, सी फूड का कंटेमिनेशन हार्मफुल सब्सटेंस से, ओशियन के फूड चेन का डिस्टर्बेंस। कंट्रोल मेजर्स, स्ट्रिक्ट लॉ अगेन डंपिंग वेस्ट इनटू ओशियन, क्लीनिंग अप ऑयल स्पिल्स यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रमोटिंग द यूज ऑफ biodegradable materials, establish marine protected areas। कंट्रोल मेजर्स, वेस्टेज डंपिंग पर स्ट्रिक्ट लॉ
अनफोर्स करना, ऑयल स्पिल क्लीन करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का यूज करना, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज का स्टेब्लिशमेंट करना। नॉइज पोल्यूशन कॉजेज लाउड स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी, heavy traffic and honking, construction activities like drilling and demonstration, एयरक्राफ्ट एंड रनवे ऑपरेशन। कोजेज नॉइज पोल्यूशन के लाउड स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम और इंडस्ट्रियल मशीनरी, हैवी ट्रैफिक और होंकिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जैसे ड्रिलिंग और डिमोलिशन, एयरक्राफ्ट और रेलवे ऑपरेशन। इफेक्ट हियरिंग लॉस एंड स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इशू, स्लीप disturbance and reduced productivity, disturbance of wildlife affecting their natural behavior, impact on communication in marine animal like dolphin, effect hearing loss और stress related health issue, sleep disturbance और productivity कम होना, wildlife का natural behavior disturb होना, marine animal जैसे dolphin के communication में दिक्कत। Control measures using soundproof technology in industries and vehicle, enforcing low noise level in public places, planting trees as natural noise barriers, awareness campaign to reduce unnecessary noise, control measures इंडस्ट्री और व्हीकल में साउंड प्रूफ टेक्नोलॉजी का यूज, पब्लिक प्लेस में नॉइज लेवल पर लो का इन्फोर्समेंट, नॉइज बैरियर के लिए पेड़ लगाना, नॉइज नॉइज रिड्यूस करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन। थर्मल पॉल्यूशन कॉजेज डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसिंग शेड ओवर वाटर बॉडीज, अर्बनाइजेशन इंक्रीजिंग हीट अब्जॉर्प्शन। थर्मल पॉल्यूशन कॉजेज पावर प्लांट्स और इंडस्ट्री से हॉट वाटर का डिस्चार्ज, डिफॉरेस्टेशन की वजह से वाटर बॉडीज पर शेड कम होना, अर्बनाइजेशन से हीट अब्जॉर्प्शन बढ़ना। इफेक्ट राइज इन वाटर टेम्परेचर किलिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल इन वाटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। इफेक्ट वाटर टेम्परेचर बढ़ने से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ, वाटर में ऑक्सीजन लेवल कम होना, एक्वेटिक इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन। कंट्रोल मेजर्स कूलिंग इंडस्ट्रीज वाटर बिफोर रिलीजिंग इट, प्लांटिंग ट्रीज नियर वाटर बॉडीज टू रिड्यूस हीट, स्विचिंग टू एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज। कंट्रोल मेजर्स इंडस्ट्रियल वाटर को कूल करके रिलीज करना, वाटर बॉडीज के आसपास पेड़ लगाना, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज करना। न्यूक्लियर पॉल्यूशन कॉजेज लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल फ्रॉम nuclear power plants, improper disposal of nuclear waste, nuclear weapon testing and accident. Nuclear pollution causes nuclear power plants से radioactive material का लीकेज, nuclear waste का improper disposal, nuclear weapon testing और accident. Effect cancer and genetic mutation in living organism, contamination of soil, water and air, long lasting impact on ecosystem. कैंसर और जेनेटिक म्यूटेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सोइल, वाटर और एयर का कंटेमिनेशन इकोसिस्टम पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। इसके कंट्रोल मेजर्स क्या क्या है? सेफ डिस्पोजल एंड स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट रेडिएशन लीकेज, कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज। कंट्रोल मेजर न्यूक्लियर वेस्टेज के सेफ डिस्पोजल और स्टोरेज, रेडिएशन लीकेज रोकने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फैसिलिटीज की रेगुलर इंस्पेक्शन। सोइल वेस्ट मैनेजमेंट कॉजेज अर्बनाइजेशन लीडिंग टू मोर हाउसहोल्ड वेस्टेज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जनरेटिंग टॉक्सिक वेस्ट, lack of proper recycling and waste segregation. Effect spread of disease due to uncollected waste, soil and water pollution from hazardous chemical, methane emission from landfills contributing to global warming. Causes urbanization से household wastage बढ़ता है, industrial activities से toxic waste generate होता है, waste segregation और recycling की कमी होना, इसके इफेक्ट होंगे डिसीज स्प्रेड होना ड्यू टू अनकलेक्टेड वेस्ट, सोइल और वाटर पॉल्यूशन हैजार्डियस केमिकल की वजह से, लैंडफिल्स में मीथेन इमिशन जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। कंट्रोल मेजर्स प्रमोटिंग वेस्ट सिग्रेशन एंड सोर्स, recycling and reusing material like paper, plastic and metal, use waste to energy technologies to generate power. Control measure वेस्ट सिग्रेशन को सोर्स पर प्रमोट करना, पेपर, प्लास्टिक और मेटल का रिसाइकिल और रीयूज करना, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी से पावर जनरेट करना। रोल ऑफ इंडिविजुअल प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, reduce, reuse, recycle waste, avoid single-use plastic, use public transport, carpool or bicycle to reduce air pollution, plant tree and participate in cleanup drives, spread awareness about harmful effect of pollution। तो सबसे फर्स्ट है इसमें reduce, reuse and recycle the waste, avoid single-use plastic, public transport, carpool या bicycle का यूज करके एयर पोल्यूशन कम करे, पेड़ लगाए और क्लीन अप ड्राइव में पार्टिसिपेट करें, पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट पर अवेयरनेस स्प्रेड करें। कुछ पोल्यूशन केस देखते हैं। सबसे फर्स्ट है भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984, लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोनाइट गैस इन इंडिया कोज सर्व एयर पोल्यूशन एंड थाउजेंड ऑफ डेथ। 1984 में मिथाइल आइसोनेट गैस लीक होने से एयर पोल्यूशन और
हजारों लोगों की डेथ हुई। चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर इन 1986, ए न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोजन रिलीज हार्मफुल रेडिएशन इम्पैक्ट ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ फॉर डिकेड। चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर इन 1986, न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोजन से हार्मफुल रेडिएशन रिलीज हुई जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ को डिकेड तक इम्पैक्ट करता रहा। यमुना रिवर पॉल्यूशन, अनट्रीटेड इंडस्ट्रीज एंड सीवेज वाटर cause serve water pollution affecting aquatic life and people। यमुना रिवर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल और सेवेज वेस्ट की वजह से वाटर पॉल्यूशन हुआ जिसका एक्वेटिक लाइफ और लोगों पर बुरा असर पड़ा। डिजास्टर मैनेजमेंट involve preparing for responsive to and recovering from natural disasters to reduce their impact। नेचुरल डिजास्टर के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए प्रिपरेशन, रेस्पॉन्स और रिकवरी स्ट्रेटेजीज यूज की जाती हैं। सबसे फर्स्ट है फ्लड्स, कॉजेज हैवी रेनफॉल, डैम फेलियर, डिफोरेस्टेशन, कंट्रोल कंस्ट्रक्टिंग डैम, एफोरेस्टेशन, इंप्रूविंग ड्रेनेज सिस्टम। बाढ़, इसके कारण क्या है? या तो तेज वर्षा होगी, डैम फेलियर हो जाएगा, डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधे ज्यादा काटे जाएंगे, जंगल। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? डैम बनाकर, एफोरेस्टेशन और ड्रेनेज सिस्टम इंप्रूव कर। अर्थक्वेक, भूकंप, causes movement to tectonic plates का मूवमेंट। कंट्रोल earthquake resistant building, early warning system, earthquake resistant building और early warning system का यूज कर कंट्रोल कर सकते हैं। साइक्लोन, चक्रवात, causes low pressure system over warm ocean पर लो प्रेशर सिस्टम से आते हैं। कंट्रोल एविकुलेशन प्लान्स, साइक्लोन शेल्टर एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। लैंडस्लाइड, डिफोरेस्टेशन, हैवी रेनफॉल, माइनिंग कॉजेज हैं इसके। और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? रिफोरेस्टेशन, अवॉइडिंग कंस्ट्रक्शन ऑन स्लीप स्लोप, रिफोरेस्टेशन और अनस्टेबल स्लोप पर कंस्ट्रक्शन अवॉइड करके। यूनिट 6 सोशल इश्यूज एंड एनवायरनमेंट, फ्रॉम अनसस्टेनेबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ट्रांजिस्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिस दैट हार्म द एनवायरनमेंट टू दोज दैट मीट करंट नीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस। वो प्रैक्टिस जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है उन्हें हम स्किप कर दें जिससे फ्यूचर की जनरेशन को कंप्रोमाइज ना करना पड़े। अर्बन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनर्जी, रैपिड अर्बनाइजेशन लीड टू हाई एनर्जी डिमांड, energy shortage and pollution. Solution include energy efficient system and renewable energy। Urban problem related to energy, urbanization की वजह से एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है जो एनर्जी शॉर्टेज और पोल्यूशन को जन्म देती है। इसका सॉल्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम का यूज करना। वाटर कंजर्वेशन, रेनफॉल वाटर हार्वेस्टिंग, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेनफॉल वाटर फॉर यूज। वाटरशेड मैनेजमेंट, मैनेजिंग लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल यूज। वाटर कंजर्वेशन यानी कि पानी को बचाना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को इकट्ठा करें और फिर उसे रीयूज करने के लिए रख लें। वाटरशेड मैनेजमेंट, लैंड और वाटर रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करने के लिए मैनेजमेंट करें। रीसेटलमेंट एंड रिहैबिटेशन, allocating people due to development project, example dam issues include loss of livelihood एंड कल्चरल डिस्ट्रप्शन। रीसेटलमेंट और रिहेबिटेशन, जो लोग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे कि डैम की वजह से अपने घर छोड़ते हैं उनमें उनका रिसेटल करना, इसमें लाइवलीहुड और कल्चर खोने जैसे इशू शामिल होते हैं। एनवायरमेंटल इथिक्स, प्रमोट रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, इक्विटेबल शेयरिंग एंड इथिकल सॉल्यूशन टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल इथिक्स, नेचुरल रिसोर्सेज का रेस्पॉन्सिबली यूज करें और सबके साथ बराबर शेयर करें। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का एथिकल सॉल्यूशन ढूंढे। क्लाइमेट एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू, climate change, global warming caused by greenhouse gases leading to rising temperature and extreme weather, acid rain, harmful rain due to pollutant like sulfur dioxide and nitrogen oxide, ozone layer depletion caused by CFCs leading to increased UV radiation, nuclear accident, example Chernobyl disaster caused radiation explosion। climate और environmental issues क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है climate change और global warming। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से टेम्परेचर बढ़ता और एक्सट्रीम वेदर होता है। एसिड रेन, पोल्यूशन की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलने से हार्मफुल बारिश होती है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर कमजोर होती है जिसकी वजह से यूवी रेडिएशन बढ़ता है जो कोजेस करता है हमारे स्किन कैंसर को। न्यूक्लियर एक्सीडेंट जैसे चेर्नोबिल डिजास्टर जो रेडिएशन एक्सप्लोजन के कारण बना था। वेस्टलैंड रिक्लेमेशन, रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड फॉर प्रोडक्टिव यूज थ्रू एफोरेस्टेशन, सोइल इंप्रूवमेंट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस, जो जमीन खराब हो चुकी है उसे प्रोडक्टिव यूज के लिए रिस्टोर करना जैसे एफोरेस्टेशन और सोइल इंप्रूवमेंट के जरिए। कंज्यूमिंग वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेसिव कंजप्शन लीड टू मोर वेस्ट, एनकरेजिंग रीयूज, रिसाइकिल एंड माइंडफुलनेस कंजप्शन कैन रिड्यूस वेस्ट। ज्यादा कंजप्शन की वजह से ज्यादा वेस्ट होता है। रीयूज, रिसाइकिल और माइंडफुलनेस कंजप्शन को प्रमोट करने से वेस्ट कम किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फ्रेमवर्क फॉर ऑल ओवरऑल इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981,
Regulate air pollution through control and monitoring. Water Prevention and Control Pollution Act 1974 focus on preventing water pollution and maintaining water quality. Environmental Protection Law 1986 environmental conservation के लिए ओवरऑल फ्रेमवर्क है. एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने और मॉनिटर करने के लिए ये लॉ बना है. ये जो आपके बाइक के इंश्योरेंस होते हैं ना, तो उसके साथ आपको पॉल्यूशन भी कराना पड़ता है. तो ये वही है कि मॉनिटर करे. अगर कोई बाइक कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा वेस्ट कर रही है या उसका इंजन खराब हो चुका है, तो उसे वो वहां पे उसका पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, वो ना दिया जाए. लेकिन वो ये है कि हमारे इंडिया में करप्शन ज्यादा है, तो 10-20 रुपए लेते हैं, वो ऐसे ही पॉल्यूशन बढ़ा देते हैं आपका. वो देखते भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. बल्कि गवर्नमेंट में तो अच्छी खासी उसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी दे रखे हैं. एयर कितना, ये जो है एयर में पॉल्यूशन कितना कर रही है, एक स्टैंडर्ड लेवल बना रखी है कि इससे ऊपर होगा तो इसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा. लेकिन फिर भी वही है, चल रहा है काम. थर्ड है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 वाटर पॉल्यूशन को रोकना और क्वालिटी मेंटेन करना. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 रेस्ट्रिक्ट डिफोरेस्टेशन एंड प्रमोट फॉरेस्ट कंजर्वेशन. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 डिफोरेस्टेशन को रोकना और फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रमोट करना. इश्यूज इन इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ. लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन एंड लैक पब्लिक पार्टिसिपेशन, पुअर अवेयरनेस अबाउट लॉज. रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, करप्शन और पब्लिक पार्टिसिपेशन की कमी, लॉ के बारे में अवेयरनेस की कमी. तो ये थे इश्यूज इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज के. पब्लिक अवेयरनेस प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड कैंपेन टू एनकरेज पीपल टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन एफर्ट्स. पब्लिक अवेयरनेस इन्वायरमेंटल एजुकेशन और कैंपेन के जरिए लोगों को सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपनाने और कंजर्वेशन एफर्ट्स में शामिल होने के लिए इंस्पायर करना. तो ये जो थी आपकी यूनिट छोटी थी, लेकिन ये इसमें जो टॉपिक आए हैं वो बड़े ही अच्छे टॉपिक्स थे. अगर आप उनको अच्छे से देखेंगे तो आपको रियल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे तो फिर अच्छा होगा आपके लिए, आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए. ये जो होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज का, इसलिए ही पढ़ाया जाता है कि जिससे एक हम जो है अच्छे नागरिक बने और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करें. यूनिट 7 ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट. सबसे फर्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वेरिएशन अमंग नेशंस. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वेरी अक्रॉस नेशन influenced by economic, social and culture factors. Developing countries often face higher growth rates compared to developed nations. Population growth and variation among nations. अलग अलग देशों में जनसंख्या वृद्धि भिन्न होती है जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर आधारित होती है. विकासशील देशों में अक्सर अधिक वृद्धि दर होती है जबकि विकसित देशों में ये कम होती है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ कॉज रिसोर्स स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम government initiative to promote family planning, educate on reproductive health and control population growth. Population explosion तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधन की कमी, बेरोजगारी और पर्यावरण की क्षति होती है. फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम सरकारी योजनाएं जो परिवार नियोजन, प्रजनन, स्वास्थ्य की शिक्षा और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण में मदद करती है. इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ. पॉपुलेशन डिफोरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज नेगेटिवली इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ causing disease like respiratory system disorder, waterborne illness and malnutrition. A clean environment is essential for good health. Environmental and human health. प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से ह्यूमन स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे सांस की बीमारी, जल से होने वाले रोग और कुपोषण शामिल हैं. स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पर्यावरण बहुत जरूरी है. ह्यूमन राइट. एवरीवन हैज द राइट टू क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड ए हेल्थी इन्वायरमेंट. प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंश्योर एनवायरमेंटल जस्टिस एंड इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्सेज. ह्यूमन राइट्स प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि उसे स्वच्छ हवा, सुरक्षित पीने का पानी और स्वच्छ पर्यावरण मिले. मानवाधिकार सुरक्षा का मतलब है पर्यावरण, न्याय और संसाधनों का समुचित वितरण. वैल्यू एजुकेशन. टीचिंग मोरल एंड इथिकल वैल्यू प्रमोट रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स नेचर एंड सोसाइटी, एनकरेजिंग सस्टेनेबल लिविंग एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन. नैतिक और अच्छे मूल्यों की शिक्षा लोगों में प्रकृति और समाज के प्रति उत्तरदायी व्यवहार को बढ़ावा देती है, जो स्थायी जीवन और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करता है. वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर. एम्पावरिंग वुमेन थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इम्प्रूव फैमिली हेल्थ एंड रिड्यूस पॉवर्टी. चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लोजन. वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर. महिलाओं
को शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से सशक्त बनाने से परिवार का स्वास्थ्य सुधरता है और गरीबी कम होती है। बाल कल्याण कार्यक्रम पोषण, शिक्षा और शोषण से रक्षा पर केंद्रित होते हैं। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ। IT हेल्प इन मॉनिटरिंग pollution level and weather changes, spreading awareness through social media and apps, managing healthcare system and disease tracking. Case study: Chipko movement. Villagers in India protected forest by hugging trees to prevent deforestation. Swachh Bharat Abhiyan, a campaigning in India to promote cleanliness and reduce waste. The role ऑफ IT इन इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ। IT के योगदान है प्रदूषण का स्तर, मौसम में बदलाव का निष्कर्ष करना, सोशल मीडिया और एप्स के माध्यम से जागरूकता फैलाना, स्वास्थ्य प्रणालियों का प्रबंधन और बीमारियों का अनुकरण करना। केस स्टडी देखते हैं 2। चिपको मूवमेंट। भारत के गांव वालों ने वनों की कटाई रोकने के लिए पेड़ों को गले लगाकर उनका संरक्षण किया था। अब आया एक नया स्वच्छ भारत अभियान। भारत के एक अभियान जो सफाई को प्रोत्साहित करता है और कचरे को कम करता है, ये है स्वच्छ भारत अभियान। हमारी रिसेंटली गवर्नमेंट बीजेपी जो है इस टाइम पावर में, उसने चलाया है स्वच्छ भारत अभियान। तो यहाँ पे आपकी इन्वायरमेंटल स्टडीज की पूरी सारी यूनिट खत्म होती है। अब आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उसमें मिल जाएंगे। आप एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिए या फिर एक बार वीडियो को देख लीजिए, फिर एक दो बार उससे PDF से आप रिकॉल कर लीजिएगा, तो आपका एग्जाम जो है अच्छा जाएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।